हेलो बच्चों, कैसे? बढ़िया। हाँ, दिव्यांशु मजे में। हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन नहीं जल्दी आ जाए, टाइम छूट गया होगा बेटा, उस टाइम पे आएगा। ये परेशानी होती है आप लोगों को बैक देखते हो बाद में। लाइव क्लासेस का मजा अलग होता है और रिकॉर्डेड वीडियो जो बाद में आप देखते हो उसका मजा नहीं आता। ठीक है, तो लाइव आया करो। अंजलि की एक आया था कमेंट कि सर आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, क्या बोलते हैं? उसकी क्लियरेंस आवाज़ नहीं आती। उसके मैंने कॉल भी किया था, गार्जियंस ने बताया था कि सर आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है, तो उसका भी सॉल्यूशन निकाला है। माइक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो विद्यालय में माइक प्रोवाइड कराएं, माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आशा करता हूँ तो आवाज़ सही आएगी, कोई परेशानी कुछ नहीं आएगी। ठीक है, तो आज वैसे तो मैंने क्लास 10 को ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का ऑडियो बनाकर भेजा था और करा भी दिया था, तो समझ में आया था शायद, और नहीं आया होगा तो मैं दोबारा उस क्रैश कोर्स को कराऊँ। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके, उन टॉपिक्स को मैं दोबारा से रिवाइज करूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना और कंसंट्रेट होकर सुनना। ठीक है, कोई भी इधर नहीं जाएगा। रिसोर्स मीन्स क्या होता है? संसाधन होता है। क्या होता है? संसाधन। और डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? विकास। सबको बताओ संसाधन क्या होता है। ठीक है, संसाधन के बारे में हमारे पर्यावरण के अंदर प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों का को पूरा करने के लिए प्रयोग की जाती है वह संसाधन, यानी कि पर्यावरण के अंदर जो भी वस्तु हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स। इंग्लिश में अगर जैसे हम मान लें कि कार है ना, कार को ड्राइव करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें पेट्रोल चाहिए होगा। पेट्रोल क्या है? सोर्स है। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो क्या गाड़ी चल सकती है? डीजल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। तो क्या होगा? पेट्रोल क्या हो गया? क्या हो गया? एक सोर्स हो गया। ठीक है, कोल और संसाधन। ठीक है, ठीक है, तो इसे इस्तेमाल करने के लिए, संसाधन को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। क्या है? टेक्नोलॉजी है। जैसे अगर कार, बाइक, स्कूटर नहीं होते तो पेट्रोल किस काम का होता? अगर टेक्नोलॉजीज नहीं होती, यानी कार, बाइक, ट्रक वगैरह कुछ बनते नहीं, तो हम पेट्रोल का और डीजल का इस्तेमाल कहाँ करते? तो टेक्नोलॉजी के से हम इनका संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में सुनो, व्हाट इज रिसोर्स? जो रिसोर्स क्या होता है? एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड दे आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल feasible and culturally acceptable are called resource। रिसोर्स को फिर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इसमें भी दो ग्रुप्स होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो जिंदा होते हैं, यानी लिविंग थिंग्स, जैसे ह्यूमन है, फ्लोरा है, फूना है, फिशरीज है, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो जिंदा नहीं होते हैं, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, रॉक्स, मिनरल्स, सन, वुड, ये सब इसमें आते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी वो खत्म हो सकते हैं या नहीं। इसमें दो पॉइंट्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये रिसोर्सेज कभी कभी खत्म, कभी भी खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, फॉरेस्ट है, वाटर है और वगैरह, ऐसे स्रोत जो खत्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ये रिसोर्सेज जो कभी ना कभी खत्म हो सकते हैं और इनको बनने में काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। जैसे एग्जांपल है कोल है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है, ये सब किसमें आते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के भी संसाधन डिवाइड होते हैं। विकास में भी जो डेवलपमेंट में भी संसाधनों को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज
यह वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें मिल गए हैं पर अभी इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी नहीं बनी है या फिर बहुत महंगा पड़ता है उनको यूज़ करना। ठीक है, जैसे राजस्थान में और गुजरात में सोलर और विंड एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर अभी बहुत ये चीज़ अगर हम लगाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए अभी हम कोल चलाकर बिजली बना रहे हैं। ठीक है, सेकंड इसी के अंदर बताया था डेवलप पोटेंशियल, फर्स्ट बता दिया, सेकंड है डेवलप रिसोर्सेज। यह वो रिसोर्सेज हैं जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं और हमें पता है कि इन्हें कैसे यूज़ करना है। डेवलप रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आते हैं जिनके बारे में पता होता है कि हमें उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। पता है कोल कैसे इस्तेमाल होगा, वुड कैसे इस्तेमाल होगा, पेट्रोल का इस्तेमाल होगा, डीजल का इस्तेमाल होगा, ये सब इसमें आते हैं डेवलप रिसोर्सेज के अंदर। थर्ड है स्टॉक। यह वह रिसोर्स हैं जो काम आ सकते हैं पर हमें यह नहीं पता कि इन्हें यूज़ कैसे करना है। जैसे पानी का फॉर्मूला होता है H2, ठीक है, पता है ना आपको H2 होता है, पर अभी तक यह नहीं पता, ये पता नहीं चला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे कन्वर्ट करें। H2O में दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिक्स होते हैं, तो उनको कन्वर्ट यानी कैसे किया जाए जब पानी से बन जाए। पता चला कि नहीं पता चला, तो स्टॉक है। फोर्थ है रिजर्व। यह वह रिसोर्सेज हैं जिनका हमें यूज़ करना तो आता है पर हमें इन्हें फ्यूचर के लिए सेव कर रखें। यूज़ करना आता है पर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल के लिए मैंने सेव किया हुआ है, तो वो इसमें आते हैं रिजर्व रिसोर्सेज के अंदर। डी पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी रिसोर्स को इसमें भी डिवाइड किया गया है इंडिविजुअल, कम्युनिटी। इंडिविजुअल्स को पहले फर्स्ट पॉइंट है इसका। यह वह रिसोर्स होते हैं जो किसी एक इंसान के होते हैं। जैसे एग्जांपल जमीन है, कार है, बाइक है, ये सब क्या है एक इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के क्या है ओनरशिप है, स्वामित्व है। सेकंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। या वह रिसोर्सेज या वो चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेम्पल है, पब्लिक पार्क हैं, ये सब क्या करते हैं बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है नेशनल रिसोर्सेज। या वह रिसोर्सेज या वो चीज़ें हैं जो पूरा देश की होती हैं, जैसे एग्जांपल रोड है, सड़क है, ट्रेन है, लेक्स हैं, पॉन्ड है, रिवर्स हैं, सारे देश की ये होती हैं, तो वो नेशनल रिसोर्सेज की तरह है। फोर्थ है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। यह वो चीज़ है जो पूरी दुनिया से बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल मून, सन है, ओशियंस है, ये सब क्या है रिसोर्सेज है, स्रोत है, कुछ मिलता है उनसे, तो ये सारी दुनिया इस्तेमाल करती है, तो ये क्या आती है इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आती है। अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी हमें अपने रिसोर्सेज एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन उनको यूज़ कर सके। अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल हैं उन्हें ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उनको देख सकें। अगर हम चीज़ों को लिमिट में यूज़ करनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, एक प्लान बनाना पड़ेगा, और उसी चीज़ों को हम कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है? रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया गवर्नमेंट पता लगाती है कि हमारे पास कौन सा सोर्स कहाँ पर और कितनी क्वांटिटी में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट का होता है कि उस रिसोर्स को यूज़ करने का सबसे बेस्ट और एफिशिएंट मेथड या तरीका कौन सा है, और उसके लिए हमें क्या क्या सामान किस किस टाइप की लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी मशीन्स कौन सी चाहिए होंगी इस रिसोर्स को निकालने के लिए, टेक्नोलॉजीज कौन सी चाहिए होंगी, और कितने लोग वर्कर्स चाहिए होंगे, कैसे लोग चाहिए, ITI होल्डर है, कौन सी जो भी हैं, कौन कौन से लोग चाहिए। ठीक है, लास्ट स्टेप जो होता है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम उस रिसोर्स को कितना यूज़ करके और कितना आगे के लिए सेव करेंगे। या उस रिसोर्स जो निकला गया है, धरती से निकला है या प्रकृति ने दिया है, उसका हम कितना इस्तेमाल करेंगे, और यह सब डिसाइड होता है देश की अभी की डिमांड और फ्यूचर प्लान्स के अकॉर्डिंग। डिमांड, मांग और आगे की फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब
डिसाइड गवर्नमेंट करती है कि कितना इस्तेमाल करना है, कितना बचा के रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। इंडिया में आपको पता है 43% जमीन जो है वो क्या है, प्लेन है, समतल। 30% जमीन लैंड पर माउंटेन्स है और 27% जमीन जो है वो प्लेट्यूज से घिरी हुई है। तो प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स पर खेती बाड़ी की जाती है, हम लोग रहते हैं, फॉरेस्ट हैं, ठीक है। माउंटेन्स में ये बहुत सारी रिवर्स निकलती है वहाँ से। प्लेट्यूज में बहुत प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जिस प्लेस पर हम एग्रीकल्चर करते थे वह धीरे धीरे बेकार हो गए और एग्रीकल्चर लैंड भी कम होती चली जाती है। जो हिस्सा लैंड को धीरे धीरे खेती के लिए मुश्किल करता जा रहा है उसे हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो खेती के लिए धीरे धीरे खराब जो हिस्सा लैंड का खराब हो जाता है उसको हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। इट मीन्स द डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज विच मेक्स इट अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस क्या हैं, कारण कौन कौन से हैं? ओवर ग्रेजिंग, यानी बकरी गाय भैंस हम चराते हैं, घास खाती हैं, अगर कुछ एरिया में वो घास ज़्यादा खाएंगे तो घास खत्म हो जाएगी जिससे वो ज़मीन पर असर पड़ता है, ठीक है। यह मेनली हमें गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलता है लैंड डिग्रेडेशन, यानी घास ज़्यादा लगाई जाती है। ओवर इरिगेशन, यानी ज़्यादा पानी देने से भी ज़मीन खराब होती है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ज़मीन में जो पानी है वो ज़मीन पर रहेगा और ज़मीन में दलदल जो होता है वो टाइप बन जाएगा। थर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे फैक्ट्रीज हैं अपना वेस्ट ऐसे फैला देती हैं कि जिससे लैंड और वाटर पॉल्यूटेड होता है। माइनिंग, जब माइनिंग की जाती है तो कुछ एरिया के पहले तो एरिया पर खदानें निकली उस एरिया के पहले पेड़ रास्ते में आते हैं, पेड़ आते हैं, उन्हें हम काट देते हैं और उधर कोल की जो वो भी जला देते हैं, इसको काट के जला देते हैं, जो कि आसपास की ज़मीन को बिल्कुल खराब कर देता है। जब विंड चलती है तो वो कोल आगे पहुंच जाता है और उसकी फर्टिलिटी को क्या करता है, खराब कर देता है। फिफ्थ है सीमेंट एंड स्टोन्स, जो फैक्ट्रीज होती हैं, पत्थर बहुत महीन होता है, पता है तो पीसा जाता है, तोड़ा जाता है, उसमें जो धूल आती है वो धूल उड़कर उसके आसपास जो ज़मीन है उसको प्रभावित करती है और उसको खराब कर देती है और उसके अंदर अच्छी तरह से जो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता और वो ज़मीन धीरे धीरे क्या होती है, फर्टिलिटी अपनी खो देती है और ख़राब हो जाती है। तो ये कारण है बेटा जिससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन क्या है सर, यानी अब मैंने कारण बता दिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे कौन कौन से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे ये काम ना हो। एफॉरेस्टेशन, यानी क्या करना, फॉरेस्ट को लगाना, जहाँ ज़्यादा पेड़ लगाना, उगाना। ग्रेजिंग एक लिमिट तक करनी चाहिए, यानी ग्रेजिंग जो है, जो बताया मैंने आपको, गाय भैंस जो है वो वहाँ पर लिमिट में चरानी चाहिए। फैक्ट्रीज के अच्छे से वेस्ट का ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो वेस्ट है फैक्ट्रीज को अच्छी तरह उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए और जो वेस्ट है उसको वेस्ट को प्रॉपर जगह डिकम्पोज करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो वाटर और लैंड पोल्यूटेड नहीं होगी। मैनिंग एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करना चाहिए, मैनिंग एक्टिविटीज जो होती हैं उन पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर का गायब हो जाना, इसको कहते हैं द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल कवर्स एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है पानी और हवा। जब पानी बहता है तो वह सॉइल की सबसे ऊपर वाली सतह को बहाकर ले जाता है
और जो हवा तेज चलती है वो सॉइल की फिल्टर वाली सतह को बढ़ाकर ले जाती है। अब कारण क्या क्या है सॉइल इरोजन के, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है, ये सब इसमें आते हैं, सॉइल इरोजन के कारण में आते हैं। रॉन्ग फार्मिंग मेथड्स, यानी कि ये भी आता है, यानी फार्मिंग मेथड रॉन्ग, गलत तरीके से हम फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब जो गलत तरीके से फार्मिंग करते हैं उससे भी सॉइल इरोजन होता है। तो जब सॉइल इरोजन होता है तो जगह जो होती है खेती करने के लिए वो अच्छी नहीं रहती है, और लैंड जो होता है वो बैड लैंड भी, उस लैंड को बैड लैंड भी कहते हैं। सॉल्यूशंस क्या क्या है सॉइल इरोजन को बचाने की, मतलब हटाने नहीं हुआ ऐसे, तो खेती जो होती है अच्छे से की जाए, काउंटर प्लगिंग की जाए। जब हम खेत में काउंटर प्लगिंग क्या होता है, जब हम खेत को जोतते हैं तो हमें उस पानी के फ्लो को अपोजिट डायरेक्शन में उस खेत में जोतना चाहिए, जैसे पानी चल रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको जोतना चाहिए। एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। शेल्टर बेल्ट बनाने का मतलब पेड़ एक लाइन में लगाना, एक पेड़ है उसको एक सीक्वेंस में लगाना। टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए, पहाड़ों पर टेरेस फार्मिंग की जाती है, यानी पहाड़ों की सीढ़ियाँ जो बनावट होती है उससे टेरेस फार्मिंग की जाती है, ठीक है। घास को उगने देना चाहिए घास को, जिससे हवा का फ्लो डिस्टर्ब हो जाए, और ग्रेजिंग भी लिमिट में करनी चाहिए। टाइप्स ऑफ सॉइल क्या होते हैं, तो टाइप्स ऑफ सॉइल फर्स्ट है एलुवियल सॉइल। इंडिया में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल ही प्रेजेंट है, पूरे नॉर्थ इंडिया में एलुवियल सॉइल ही पाया जाता है। यह बहुत फर्टाइल होता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी खेती बाड़ी होती है। परंतु अकॉर्डिंग टू एज ऑफ एलुवियल सॉइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है भांगर और सेकंड है खादर। ये मैंने आपको 9th क्लास में बताया था। भांगर क्या होता है, वह पुराना सॉइल, बहुत पुराना सॉइल होता है जिसमें बहुत कंकड़ पाए जाते हैं और यह कम फर्टाइल होता है। और खादर जो न्यू सॉइल होता है इसमें बहुत कंकड़ पाए जाते हैं और यह बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, कंकड़ बहुत कम पाए जाते हैं इसके अंदर। सेकंड है ब्लैक सॉइल। यह सॉइल कॉटन उगाने के लिए बेस्ट होता है, और यह सॉइल अपने अंदर मॉइस्चर को स्टोर करने के लिए रखा जाता है। यह मेनली नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, मालवा में मिल जाता है। तो रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल और एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल, ये आपका टॉपिक रह गया है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और जिस बच्चे को अगर कोई भी टॉपिक को मैंने डिस्क्राइब किया है, समझाया है, वो समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे मैं उसको दोबारा डिस्क्राइब कर सकूँ और उसके आगे दोबारा बढ़ूँगा। मैं तभी बढ़ूँगा, तब मैं पूरा उसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, जो आपने कमेंट में दिया है डिस्क्राइब कर दूँगा, उसके बाद भी मैं उसको आगे बढ़ूँगा। तो आपका होमवर्क यही है, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है, इस सॉइल तक पढ़ाया है, ब्लैक सॉइल तक पढ़ाया है, वहाँ तक आपको रीडिंग करनी है। लेसन फर्स्ट की क्या करनी है, रीडिंग करनी है, और फिर रीडिंग करने के बाद समझना है। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट करना है, जिससे मैं उसको दोबारा डिस्क्राइब कर सकूँ। मैं आशा करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ में आया होगा, और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी तरफ से गुड बाय, टेक केयर।